आप सभी का स्टडी कोपेस पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और ये आधुनिक इतिहास का 11th नंबर का लेक्चर है। इससे पहले 10 लेक्चर आ चुके हैं, जाकर के प्लेलिस्ट में देखिए। 2 से 3 लेक्चर में आपके पूरे PYQ पूरे मॉडर्न हिस्ट्री के करवा दिए गए हैं। ठीक, 2 से 3 लेक्चर और आएंगे, बस इतना मान के चलिए। और बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस वगैरह करते रहिए। सिलेक्शन लेना आप लोगों को, मन लगा पढ़ाई करते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है भाई? भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा अधिक के लिए की गई थी। तो जो स्वराज पार्टी की स्थापना की गई है वो किस लिए की गई थी, कहने का मतलब ये है। तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए, एकदम सही बात है। जब गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं तो उसके लिए स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना, ये भी बात सही है। ब्रिटिश सरकार का दमन, ये गलत बात है। भारतीयों द्वारा इस आशय की अनुभूति के उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए, ये भी गलत है। तो 1 और 2 ही राइट आंसर आपके हो जाते हैं। यूपी लोअर में आया हुआ प्रश्न है, ये आपका बी राइट आंसर हो जाएगा फिलहाल। अब यहाँ देखिए, वर्ष 1919 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया था और वर्ष 1920 के चुनाव में भाग नहीं लिया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में एक अजीब निराशा का माहौल बन गया था। ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू और CR दास ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। मोतीलाल नेहरू तथा CR दास ने कांग्रेस को विधानमंडलों के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया तथा वर्ष 1923 के चुनाव के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचने की योजना बनाई। किंतु 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में बहुमत के साथ इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया और CR दास इस दौरान वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया। जब ये अस्वीकार कर दिया गया तो इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता से कहा भैया हम अध्यक्ष ही नहीं रहेंगे। और जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य चुनावों के माध्यम से काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना था। तो ये बात आप समझ सकते हैं। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था? तो ये काम आपके CR दास ने किया था, आपने देखा ही, पढ़ा ही भी। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? तो ये आपका असहयोग आंदोलन चालू किया था गांधी जी ने। 1920 से स्टार्ट होता है, 1 अगस्त 1920 से, और 1922 तक ये चलता है। ठीक, लगभग 1.5 साल का टाइम पीरियड होता है। और उसी में ये चोरी चोरा कांड के बाद 4 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हो जाता है। उसी में ये फिर रद्द कर देते हैं गांधी जी, 12 फरवरी को जो है ये वापस ले लेते हैं। तो ये सारा कार्यक्रम होता है। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की जाती है। किसके द्वारा? आपके चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। CR दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। तो अगर पूछ ले भाई जो स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, ठीक, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष आपके CR दास जी थे। उसके महासचिव कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। तो ये चीज़ आप अपने जहन में बैठा लीजिए। कभी भी प्रश्न बन सकता है कि भाई जो है आपका स्वराज पार्टी महासचिव कौन थे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में प्रचारित किया, साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई थी। तो भाई असहयोग आंदोलन जो होता है वो असफल हो जाता है, तो स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। स्वराज पार्टी को संस्थापित किसने किया था? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने संस्थापित किया था। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो किसने किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। CR दास इसके अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में। किसकी असफलता के बाद? असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। अब देखिए, निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित? सुभाष चंद्र बोस नहीं संबंधित है, CR दास संबंधित है, दूसरा तो सही है। और उसके साथ मोतीलाल नेहरू भी, ये आपके जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं। तो 2 और 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी आप लगा देंगे। UPPCS प्री में आया प्रश्न भैया, आम झाम प्रश्न नहीं है, समझिए बात को। मोतीलाल नेहरू और CR दास 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? तो स्वराज पार्टी था, सी राइट आंसर हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे और इनमें से कौन दल में नहीं था? तो मोतीलाल नेहरू जो स्वराज दल के नेता थे, तो इसमें बताना कौन नहीं थे। भाई श्रीनिवास अयंगर थे, चित्तरंजन दास तो इसके अध्यक्ष ही थे, विट्ठल भाई पटेल भी थे, C राजगोपालाचारी इसमें नहीं थे, सी डी राइट आंसर हो जाएगा।
सी राजगोपालाचारी स्वराज दल के नेता नहीं थे। इन्हीं के नेतृत्व में परिवर्तन विरोधियों ने दिसंबर 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में परिवर्तन समर्थकों को पराजित किया, जिसके बाद सीआर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने मिलकर जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। श्रीनिवास अयंगर मद्रास प्रांत स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं और एनसी केलकर स्वराज दल के अन्य प्रमुख नेता थे। 1925 में विट्ठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव केंद्रीय विधानमंडल असेंबली का अध्यक्ष चुना जाना स्वराजियों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं है, आपको भाई बताना है। तो देखिए, मोतीलाल नेहरू हैं, एनसी केलकर भी हैं, सीआर दास भी हैं और राजेंद्र प्रसाद नहीं। विट्ठल भाई पटेल भी होते हो तो वो भी संबंधित है, इतना मान के चलिए। श्रीनिवास अयंगर भी, ठीक। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था। ये चीज़ आप याद रखेंगे, श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में स्वराज दल का जो है गठन किया था। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। सीआर दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ, जिसके नेता श्री कृष्ण सिंह बनाए गए थे। अब यहाँ देखिए, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। तो भाई, लखनऊ समझौता कब होता है? 1916 में होता है। स्वराज दल की स्थापना 1923 में होती है, ठीक। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता है, कितनी बार बताएं, 13 अप्रैल 1919 को होता है। 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो जाती है। तो 1920 मतलब जिस दिन जो असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है उसी दिन हो जाती है इनकी मृत्यु। तो ये बात आप समझ सकते हैं। अब कालक्रम लगाना है भाई, तो लखनऊ समझौता पहले हो जाएगा, फिर आपका स्वराज दल की स्थापना, फिर जो है आपका क्या हो जाएगा, जलियांवाला बाग। तो 1, 3 और 2, 4 राइट आंसर हो जाएगा। तो 1, 3, 2, 4 आपका कहाँ पे है भाई? 1, 3, 2, 4 यहाँ पर देखिए, लखनऊ समझौता, उसके बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा 1, 3 और उसके बाद में आपका 4 हो जाएगा। 1, 3, 4, 2, हाँ 1, 3, 4, 2 सी राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो एम ए जिन्ना ने किया था। नवंबर 1923 में विधान परिषदों के चुनाव हुए और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में से 42 पर स्वराज पार्टी की जीत हुई। मध्य प्रांत में इन्हें स्पष्ट बहुमत मिला और बंगाल में यह सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और बम्बई तथा संयुक्त प्रांत में भी इसे अच्छी सफलता मिली। मद्रास और पंजाब में जातिवाद और सांप्रदायिकता की लहर के कारण इसे खास सफलता नहीं मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वराजियों ने एक साझा राजनीतिक मोर्चा बनाया और इसमें जिन्ना के नेतृत्व में उनके समर्थक, उदारवादी व व्यक्तिगत रूप से कुछ विधायक जैसे मदन मोहन मालवीय आदि शामिल थे। निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से जाना जाता है? तो देशबंधु के नाम से आपके जाने जाते हैं चित्तरंजन दास और दीनबंधु CF एंड्रोज। दीनबंधु कहे जाते हैं CF एंड्रोज और देशबंधु कहे जाते हैं आपके चित्तरंजन दास। तो देखिए भाई, क्यों कहे जाते हैं? चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। देशबंधु का तात्पर्य है द फ्रेंड ऑफ नेशन। चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वराज आकर बैरिस्टर हो गए और वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष का बचाव करना था। तो अलीपुर बम कांड में जो अरविंद घोष का बचाव किया था वो आपके चित्तरंजन दास ने ही किया था। उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की। देखिए, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं होना चाहिए। प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा सीआर दास ने की। उन्होंने कहा था, भैया सुनिए, मतलब ये है कि जो स्वराज पार्टी की स्थापना हम कर रहे हैं ये आम जनता के लिए है, कोई विशेष वर्ग के लिए नहीं है कि अमीरों के लिए है या मध्यम वर्ग के लिए है या गरीबों के लिए है। मतलब सब आम जनता, टोटल मध्यम उच्च सब आम जनता के लिए, इतना मान के चलिए। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर इनमें में से कौन सी पार्टी का गठन कर लिया था? भाई, जो कांग्रेसी नेता थे उन्होंने जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा की तो उसमें कई नरमपंथी नेता जो थे उन्होंने इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना कर ली थी। IAS प्री में आया क्वेश्चन है 2003 में, समझिए बात को, आम जहाँ प्रश्न है नहीं। मॉन्टेग्यू घोषणा के संबंध में कांग्रेस में मत भिन्नता के फलस्वरूप अंततः कांग्रेस में पुनः विघटन हो गया। सूरत विघटन तो हुआ था 1907 के समय। उदारवादियों ने उग्रवादियों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया था कि जाओ निकलो यहाँ से भागो, पर इस बार उदारवादियों ने ही कांग्रेस को छोड़ दिया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के उदारवादी एवं नरमपंथी नेताओं ने, जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे वो आपके नरम दल के नेता थे, तो उनके साथ मिलकर के नरमपंथी नेताओं ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का स्वागत किया और कांग्रेस से अलग होकर इंडियन लिबरल
फेडरेशन की स्थापना की, जबकि जो गर्मपंथी थे वो चेम्सफोर्ड सुधार का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया? भैया हम स्वतंत्र पार्टी बनाएंगे, तो इसमें आपको बताना है कौन है वो। तो वो आपके कौन है भाई? तो वो आपके मदन मोहन मालवीय थे और मोतीलाल नेहरू। डी राइट आंसर हो जाएगा। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू ने किया। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य थे। इन्होंने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। मोतीलाल नेहरू ने CR दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष और स्पीकर कौन था? तो विट्ठल भाई पटेल, जे पटेल थे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर विट्ठल भाई जे पटेल थे और जो वर्ष 1925 में इसके अध्यक्ष बने। ये स्वराज पार्टी के सह संयोजक भी रहे, सह संस्थापक भी रहे। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो भाई ये विट्ठल भाई पटेल थे। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो विट्ठल भाई पटेल। RO प्री में भी आया। अब यहाँ हम साइमन कमीशन के ऊपर प्रश्नोत्तर करेंगे। भाई साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? तो 1928 में। चला कब था? लंदन से चला 1927 में, भारत आया है 28 में, इतना याद रखिएगा। वर्ष 1919 के माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा है तो एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था। ठीक, कि 10 वर्ष बाद जो है इसका जो है समीक्षा की जाएगी। जो माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया है तो इसकी समीक्षा करेंगे। आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा है और उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति है। किंतु ब्रिटेन को कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा है 2 वर्ष पूर्व ही, मतलब नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। तो ब्रिटेन की जो कंजर्वेटिव सरकार थी उन्होंने 2 साल पहले ही साइमन कमीशन नवंबर 1927 में गठन कर दिया। तो अगर गठन पूछ ले भाई साइमन कमीशन का गठन कब हुआ है तो नवंबर 1927 में हुआ है। भारत कब आया? तो 1928 में आया। और किस लिए इसका गठन किया गया था? तो जो माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट था उसकी समीक्षा के लिए इसका गठन किया गया था। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे, जो कि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे तथा कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था। इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहा और इसका बहिष्कार किया, इसका विरोध किया। और साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई में पधार चुका था। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि कितने सदस्य थे भाई साइमन कमीशन में? 7 सदस्य थे। और 7 सदस्य तो थे ही, और उसके साथ में इसमें कोई भारतीय नहीं था। टोटल आपके जो है अंग्रेज भरे हुए थे, गोरे चिट्टे लोग, समझिए बात को। और 3 फरवरी 1928 को ये भारत पहुंचा था। नवंबर 1927 में इंग्लैंड में बना था, समझिए बात को, मतलब बना था क्या जो है समझ सकते हैं। अब देखिए IAS प्री में आया प्रश्न है कि साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? तो क्योंकि उसमें कोई भारतीय था ही नहीं, 7 के 7 लोग अंग्रेज थे। जॉन साइमन उसके अध्यक्ष थे, इसीलिए साइमन कमीशन नाम रखा गया। तो C राइट आंसर हो जाएगा। नवंबर 1927 में चला था, 3 फरवरी 1928 को भारत आता है। और जो आपका 1919 का लॉर्ड माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है तो उसकी समीक्षा के लिए भारत आया था, इतना मान के चलिए। साइमन कमीशन नियुक्त किया गया था तो 1927 में नियुक्त किया गया, कभी भी 1928 नहीं लगाएंगे। नियुक्त करने की बात हो रही, भारत आने की बात नहीं हो रही। 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए आया था। ठीक, प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्यों किया था भाई? क्योंकि इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था, इसीलिए। निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन सा सदस्य उदारवादी दल का था? तो सर जॉन साइमन जो थे, इसके मेन अध्यक्ष जो थे वो आपके उदारवादी दल के थे। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन उदारवादी दल लिबरल पार्टी के सदस्य थे, जबकि भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली इस कमीशन में श्रमिक दल लेबर पार्टी के सदस्य के रूप में शामिल थे। किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। कुछ पुस्तकों एवं वेबसाइट के अनुसार लॉर्ड इरविन के सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था, जबकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीच वॉल्यूम 17 पार्ट 1 पेज 63 के अनुसार साइमन कमीशन से भारतीयों को बाहर रखने का सुझाव तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बिरकेनहेड ने दिया था। नीचे दो वक्तव्य कथन है ए और कारण है आर। तो कथन क्या है कि कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया, एकदम सही बात है। साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, ये भी सही है। तो इसीलिए बहिष्कार किया गया क्योंकि जो है
साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था। तो आपका कथन भी सही है और कारण भी सही है, तो ए ही राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है? कथनों के नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। उसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी, एकदम सही बात है। उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, ये भी सही है। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी, ये भी सही है। भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था, ये भी सही है, मतलब डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के एक प्रावधान के अनुसार अधिनियम के पारित होने के 10 वर्ष पर एक वैधानिक कमीशन की नियुक्ति की जानी थी, जिससे वर्ष 1919 के अधिनियम के कार्य संचालन की जांच पड़ताल करनी थी और आवश्यक होने पर भावी सुधारों को प्रस्तावित करना था। इसी उद्देश्य से नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। साइमन कमीशन में ब्रिटिश संसद के 7 सदस्य थे। जॉन साइमन इसके अध्यक्ष बनाए गए। वही सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ लीजिएगा, क्या ही दिक्कत है, पॉज करके पढ़ लीजिएगा। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, आपको बताना है। इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की, एकदम सही बात है। जो प्रांत में द्वैत शासन लगा था तो उत्तरदायी सरकार जो होती थी उसको प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी, गुजारिश की थी। लाला लाजपत राय घायल हुए थे, तो क्यों घायल हुए थे भाई? साइमन कमीशन के विरोध में हुई लाठीचार्ज में, ठीक। तो साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को, उसी का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, और वहीं पर उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया जाता है और इसीलिए उनकी मृत्यु हो जाती है। पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी जाती है? तो लाला लाजपत राय को दी जाती है। अब यहाँ देखिए, अभी कथन ए है कि 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया, ठीक, और एकदम सही बात है। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था और इसीलिए जो है विरोध आयोजित किया गया था लाहौर में लाला लाजपत राय के द्वारा। तो ए और आर दोनों सही है और जो इसका कारण है कथन का वो भी सही है, दोनों बातें सही हैं, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, तो ML नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने तैयार की थी। साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 में तैयार हुई। तो कभी भी प्रश्न आ जाए भाई नेहरू रिपोर्ट कब तैयार हुई, तो 1928 में। किस लिए तैयार हुई? साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में, जिसमें भारत के लिए एक डोमिनियन संविधान का खाका था। इसे तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे और जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। 2 मुस्लिम सहित कुल 9 लोग इस समिति के सदस्य थे। तो टोटल 9 लोग थे इसमें, याद रखना भाई। जो आपका बना है क्या नेहरू रिपोर्ट 1928 में, जो कि साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में बना है, तो उसमें टोटल कितने लोग थे? उसमें टोटल आपके 9 सदस्य थे। 2 मुस्लिम थे और आपके जो सचिव थे वो आपके जवाहरलाल नेहरू थे, अध्यक्ष आपके मोतीलाल नेहरू थे। समझिए बात को। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की? तो सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने की थी। 16 नंबर प्रश्न क्या है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसकी या किस किस की अनुशंसा की गई थी, ये आपको बताना है। भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, उसमें डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई थी, जो आपके नेहरू रिपोर्ट थी। अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, ये सही बात है। संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान भी किया गया था। 2 और 3 आपका सही, भी राइट आंसर हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट, अधिराज्य का दर्जा की बात कही गई थी। इसमें सांप्रदायिक आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रमंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव था। साथ ही इसके तहत प्रस्तावित संविधान में भारतीयों के लिए भाषण देने, समाचार पत्र निकालने, सभाएं करने, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों का भी प्रावधान किया गया था। तो ये बात आप समझ सकते हैं। निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित है? तो ये आपके संबंधित हैं, जवाहरलाल नेहरू संबंधित हैं और साथ में सुभाष चंद्र बोस संबंधित हैं। आचार्य नरेंद्र देव नहीं संबंधित हैं, जयप्रकाश नारायण भी संबंधित नहीं है। सी राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। इस लीग का उद्देश्य डोमिनियन स्टेट से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुखर करना था। इंडिपेंडेंस लीग ने ब्रिटिश राज के विरुद्ध प्रगतिशील शक्तियों को संगठित करने में महत्वपूर्ण कार्य किया है। यहाँ पर क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। नेहरू रिपोर्ट देश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया और इसका विषय क्या था ये आपको बताना है। तो भाई नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। सचिव आपके जवाहरलाल नेहरू थे, की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया और इसका विषय क्या था? तो इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाओं के ऊपर एक कानून बनाना, ठीक, एक संविधान बनाना। सी राइट आंसर हो जाएगा। साइमन आयोग को नियुक्त करने वाले अनुदारपंथी राज्य सचिव लॉर्ड बिरकेनहेड के अनुसार भारतीय लोग संवैधानिक सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ थे।
उन्होंने कहा कि भारतीय ऐसा संविधान बनाने में असमर्थ हैं जिसको सभी भारतीयों का व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो। इस चुनौती को भारतीयों द्वारा स्वीकार किया गया और एक योजना को अंतिम रूप देने के लिए फरवरी, मई और अगस्त 1928 में सर्वदलीय अधिवेशन आयोजित किए गए। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति थी, कुल 9 थे, और अगस्त 1928 में प्रस्तावित संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया और इसको मोतीलाल नेहरू के नाम पर नेहरू रिपोर्ट का नाम दिया गया। मोतीलाल नेहरू इस रिपोर्ट के लेखक थे। इसमें सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचक मंडल की मांग को अस्वीकार किया गया था और इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई थी। इसके अतिरिक्त अन्य सिफारिश की मांग की गई, जैसे सब वयस्कों के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए समान अधिकार, यूनियन संगठन बनाने की स्वतंत्रता, धर्म का हर प्रकार से राष्ट्रीय पृथक्करण, ये सारी चीज़ें हैं। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम.ए. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो मुस्लिम लीग का कौन सा अधिवेशन था भाई? तो 1929 वाला जो अधिवेशन था उसमें इन्होंने 14 सूत्रीय कार्यक्रम रखा था और 28 मार्च 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ जिसमें जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट 1928 के विरोध स्वरूप 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा। नेहरू रिपोर्ट में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की बात कही गई थी जबकि इसमें चुनाव क्षेत्र की मांग की गई थी। तो जो नेहरू रिपोर्ट थी उसके विरोध में इन्होंने 14 सूत्रीय कार्यक्रम रखा था। ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक। कांग्रेस दल की उग्र शाखा जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग जिसके विरोध में स्थापित की गई थी, किसके विरोध में भाई? नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। सी राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में युवा और उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने नेहरू रिपोर्ट पर आपत्ति रखी, ठीक, और ये पूर्ण स्वराज को तात्कालिक लक्ष्य के रूप में रखने की मांग कर रहे थे। फलतः जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के रूप में कांग्रेस के भीतर एक दबाव समूह का निर्माण किया था। मतलब जो है जवाहरलाल नेहरू को आपत्ति इसलिए थी कि भाई इसमें स्वराज की बात कीजिए, पूर्ण स्वराज की बात कीजिए और डोमिनियन स्टेट्स क्या होता है, तो उसी पर आपत्ति थी और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? तो मौलाना हसरत मोहानी ने किया था। वर्ष 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हसरत मोहानी ने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता या संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया जाए और इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए। वर्ष 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष C.R. दास चुने गए थे, किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? तो ये आपके हसरत मोहानी ने किया था। बी राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो 1929 में पारित किया था। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1928 में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया कि वह 1 वर्ष में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करे। निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ और जिसमें संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित कर दिया। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा तिरंगा फहरा दिया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? पूर्ण स्वराज दिवस कहा जाता था। ये चीज़ याद रखेंगे। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया, 1929 में पारित किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? 26 जनवरी 1930। ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये चीज़ याद रखेंगे आप। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा घोषित किया गया था। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? तो भाई जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? 31 दिसंबर 1929 को लहराया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? तो लाहौर अधिवेशन 1929। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया
तो ये तो सही बात है। इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा, ये गलत बात है, ये तो 1916 में हुआ था। इस अधिवेशन में 2 राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प, ये भी गलत बात। तो पहला ही सही है, एक ही सही है बस। 13 नंबर प्रश्न क्या है कि स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई। गलत बात है। कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया, ये सही है, बी राइट आंसर हो जाएगा। और असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, ये सब गलत बात है, बी ही राइट आंसर है आपका। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था? तो ये आपका लाहौर अधिवेशन 1929। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की? तो भाई लाहौर में की थी, 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। निम्नांकित में से कौन 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? ये बताना जो शामिल नहीं था। देखिए, भारत की विदेश नीति की घोषणा, ये शामिल था, जाहिर सी बात है। तो ये शामिल था, तो ये नहीं होगा क्योंकि शामिल नहीं पूछा गया है। पूर्ण स्वराज की लक्ष्य की घोषणा, ये तो सबसे महत्वपूर्ण था, तो ये भी शामिल था, तो ये भी नहीं होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी, तो ये भी शामिल था, इसलिए ये भी नहीं होगा, तो डी ही होगा। अस्पृश्यता उन्मूलन इसमें नहीं था, इतना आप मान के चलिए। देखिए क्या क्या चीज़ें थी, देख लीजिए। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को घोषित संकल्प में स्पष्ट किया गया कि गोलमेज सम्मेलन में कोई लाभ नहीं हुआ है। नेहरू कमेटी की डोमिनियन राज्य के दर्जे की योजना समाप्त की जाती है और शब्द स्वराज का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेगी। और संकल्प में अस्पृश्यता उन्मूलन का कोई उल्लेख फिलहाल नहीं था। गोलमेज सम्मेलन संबंधित नीति को ही भारतीय विदेश नीति के रूप में माना जा सकता है क्योंकि ब्रिटिश शासन में शेष विश्व से संबंधित नीति का निर्धारण ब्रिटिश सरकार ही करती थी। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो आपके जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अब यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन के ऊपर प्रश्न उत्तर किए जाएंगे। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो लाहौर सत्र में। वर्ष 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, सी राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च स्टार्ट कर दिया। ठीक, उन्होंने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ कर दिया। तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को स्टार्ट करते हैं, ठीक, साबरमती आश्रम से। और दांडी एक जगह का नाम है, वहाँ पहुँच करके नमक कानून तोड़ते हैं 6 अप्रैल 1930 को। और सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने तिरुचेनगोड आश्रम से त्रिचरापल्ली के वेदरायणम तक नमक यात्रा की थी। तो जो तमिलनाडु में गांधीवादी नेता थे वो राजगोपालाचारी थे, उन्होंने ये आंदोलन वहाँ किया था। दांडी यात्रा की गई तो 1930, 12 मार्च 1930 को स्टार्ट होती है, 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म होती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च आरंभ किया था, तो भाई 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया था, ठीक, 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म करते हैं। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी तो साबरमती से प्रारंभ की थी। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो दांडी से प्रारंभ किया था। जो मतलब दांडी पहुँचते हैं, जहाँ नमक कानून तोड़ते हैं ना, वहीं से ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देते हैं। निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच से सर्वाधिक थी? तो गुजरात के लोग ज़्यादा थे। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी, यानी जो कि गुजरात में एक क्षेत्र पड़ता है, में समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच कर देते हैं। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट पर महात्मा गांधी को समर्पित गांधी हेरिटेज पोर्टल पर सभी सत्याग्रहियों की सूची नाम सहित उपलब्ध है। इस सूची के अनुसार राज्य एवं सत्याग्रहियों की संख्या निम्नानुसार है, ठीक, जहाँ से 1 या 2 सत्याग्रही शामिल हुए उनके नाम भी हम उल्लेखित कर दें। देखिए, गुजरात से सबसे ज़्यादा लोग थे, 32 लोग तो गुजरात से थे। महाराष्ट्र से आपके 13 थे, फिर उत्तर प्रदेश से, फिर कच्छ, केरल, पंजाब से 3, राजपुताना से 3, बॉम्बे से 2, ठीक। तो ये आप देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा गुजरात महाराष्ट्र से थे, फिर आपके यूपी से थे।
निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया? तो नमक आंदोलन में भाग लिया था सरोजिनी नायडू ने, राजकुमारी अमृत कौर ने, कमला देवी चट्टोपाध्याय, डी सभी ने लिया था। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू किया था, ठीक, और साबरमती से स्टार्ट करते हैं, दांडी पे ख़त्म करते हैं, 24 दिन की यात्रा होती है। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग करते हैं, वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है, ठीक। तो इसमें महिलाएं सरोजिनी नायडू और राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये सब थी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो भाई नमक सत्याग्रह में सबसे ज़्यादा महिलाएं भागीदारी थी। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कहाँ से किया था? तो साबरमती से किया था 12 मार्च 1930 में, और टोटल 80 सहयोगी थे, ये चीज़ याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा गुजरात से थे आपके, फिर आपके महाराष्ट्र से थे, फिर यूपी से थे, ये भी चीज़ याद रखिएगा। और 24 दिन यात्रा चली थी, 390 किलोमीटर, लगभग 241 मील की यात्रा थी। और 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी नामक जगह पर पहुंच करके वहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, तो कब शुरू हुआ था भाई? दांडी मार्च के बाद ही शुरू हुआ था, सी राइट आंसर हो जाएगा। दांडी मार्च शुरू किया गया था तो नमक कानून तोड़ने हेतु। ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध किससे है? तो नमक कानून को तोड़ने से है, ठीक। और दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो 24 दिन चली थी भाई। 12 मार्च से स्टार्ट होती है, 6 अप्रैल तक चलती है, 80 लोग होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? तो ये आपको बताना है। तो साइमन कमीशन का आगमन 1928 में होता है, ठीक। 3 फरवरी 1928 को भारत आता है। दांडी मार्च आपका 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होता है, ठीक। भारत छोड़ो आंदोलन तो 1942 में हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता 1931 में होगा। तो सबसे पहले घटना साइमन कमीशन वाली घटेगी बस। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि क्यों जानी जाती है भाई? 6 अप्रैल 1930 को जो है वो महात्मा गांधी दांडी मार्च पहुंच चुके थे, और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। देखिए 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी में एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सिविल नाफरमानी आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किया। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की और किए जाने वाले अभियान से की। और एक अंग्रेजी समाचार संवाददाता ब्रेल्सफोर्ड ने खिल्ली उड़ाई और कहा कि क्या सम्राट को एक केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है? तो इसके उत्तर में स्टेट्समैन समाचार पत्र ने कहा, गांधी महोदय समुद्र के जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि डोमिनियन स्टेट नहीं मिल जाता। देखिए कथन क्या है कि महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया। एकदम सही बात है। महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो, तो ये गलत बात है। तो ए सही है, आर गलत है, तो यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी द्वारा आरंभ किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में प्रतीक के रूप में 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़कर ब्रिटिश सरकार की प्रतिज्ञा अपनाई गई। आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने वायसराय इरविन के समक्ष जो 11 मांगे रखी थी, उसमें नमक कर एवं नमक पर सरकारी एकाधिकार की समाप्ति की मांग की गई थी, ना कि गरीबों की मुफ्त नमक उपलब्ध कराने की। मतलब नमक पे जो कर लगाते थे, टैक्स लगाते थे, बहुत ज़्यादा लगाते थे, उसको ख़त्म करने की बात की गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही आपको बताना है? महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी, गलत बात है। सजा जो है दी गई थी। और मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के एम मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी, ये भी सही बात। मतलब 2 सही, 1 गलत हो जाएगा, तो समझिए बात को। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी, जो कि नौसारी जिला गुजरात में पड़ता है, में एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर के नमक कानून का उल्लंघन किया। महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके यरवदा जेल पुणे भेज दिया गया, और इसी जेल को गांधी जी मंदिर की संज्ञा भी देते थे। तो ये बात है कि इसमें इन्हें भी भेजा गया, और मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, के एम मुंशी को भी सजा दी गई थी। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, तो गांधी की दांडी यात्रा से संबंधित है। 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने अपने नमक सत्याग्रह के तहत दांडी ग्राम पहुंचे। उन्होंने दांडी आए सभी देशी व विदेशी पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यह आपको बताना है। यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक का मार्च था, सही है। नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था, ये भी सही है। समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया नहीं था, नमक कानून तोड़ा था, ठीक, एक मुट्ठी नमक लेकर के। यह पूरी तरह से पैदल मार्च था, ठीक, तो ये भी सही है। तो सी ही राइट आंसर हो जाए, क्योंकि यही सही नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है, ये आपको बताना है। यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी, सही बात है। साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ, ये भी सही बात है। साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिन में पूरी, ये भी सही। इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को की गई, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, मतलब यही राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यही सही नहीं है। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था, तो अब्बास तैयब जी ने लिया था। ये चीज़ आप याद रखेंगे, जब गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं तो उनका स्थान कौन लेते हैं, तो अब्बास तैयब जी उनका स्थान ले लेते हैं। गांधी जी ने अपने सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से 241 मील दूर समुद्र तट पर बसे दांडी गांव 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे तथा 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर नमक कानून का उल्लंघन किया। इस सत्याग्रह में गांधी जी की गिरफ्तारी सोलापुर में हुई। तत्पश्चात आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी के हाथों में आ गया और इस आंदोलन में स्त्रियों ने भी अपनी भागीदारी दी थी। महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे, तो यरवदा जेल में थे। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे, तो सबने योग्य आंदोलन, सी राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य विनोबा भावे गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे और गांधी जी द्वारा संचालित विभिन्न आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया। वर्ष 1930 में वे सबने आज्ञा आंदोलन में भाग लेने के दौरान प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था, तो वेब मिलर थे, बी राइट आंसर हो जाएगा। वेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार था जिससे गांधी जी ने दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था। धरसना की विभत्स पुलिस ज्यादतियों का उल्लेख करते हुए उसने लिखा है कि संवाददाता के रूप में मैंने पिछले 18 वर्ष में असंख्य नागरिक विद्रोह देखे हैं, दंगे गली कूचों में मार काट एवं विद्रोह देखे हैं, लेकिन धरसना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया। वेब मिलर। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था, तो वेब मिलर थे। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था, तो सी राजगोपालाचारी। भाई तमिलनाडु वाला क्षेत्र जो है वहाँ पर इन्होंने अभियान चलाया था नमक कानून तोड़ने का। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने गुजरात के दांडी तट पर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। इसी के साथ संपूर्ण देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ हुआ तथा समस्त देश में नमक कानून उल्लंघन संबंधी अभियान संचालित किए गए। तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने त्रिचिनापल्ली से वेदरायणम की नमक यात्रा प्रारंभ की और 30 अप्रैल को इनको गिरफ्तार करने के बाद भी यह आंदोलन इनके समर्थकों द्वारा चलाया गया। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया था उत्तर पश्चिमी के पख्तून जनजातीय क्षेत्रों को अफगानिस्तान के साथ मिलाकर एक करने का नहीं, उपनिवेशी शासकों को आतंकित करने और अंत में उन्हें हटा देने के लिए आतंकवादी युक्तियों और तरीकों को अपनाने का नहीं। ये भी गलत बात है, ऐसा नहीं कहा था। राजनीतिक और सामाजिक सुधार के लिए साम्यवादी क्रांतिवादी विचारधारा अपनाने के लिए नहीं। पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का, डी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। खुदाई खिदमतगार जो है वो आपका रेड शर्ट या लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं सेवक संगठन स्थापित किया गया था। इन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया तथा श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की। ध्यातव्य है कि जब अन्य प्रांतों में मुसलमान स्वयं को सत्याग्रह आंदोलन से अलग रख रहे थे, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था, तो किस लिए संगठित किया गया था? अंग्रेजों को निकालने के लिए। ये बात सही है। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में।
सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। ध्यातव्य है कि इस इलाके में खान अब्दुल गफ्फार खान वर्षों से सक्रिय थे और उनके द्वारा जनता में किए गए काम की वजह से अहिंसक क्रांतिकारियों के बहादुर जत्थे यानी खुदाई खिदमतगारों के दल तैयार हुए थे। ये लोग लाल कुर्ते के नाम से जाने जाते थे और सविनय अवज्ञा आंदोलन में इनकी भूमिका काफ़ी सक्रिय थी। सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। जो पेशावर कांड हुआ था उसका नायक कौन था? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। 1930 में हुआ था, याद रखिएगा। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो जिया तरंग आंदोलन जो प्रारंभ हुआ मणिपुर में प्रारंभ हुआ है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजातियों ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाई। यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व नागा जनजाति की महिला गेडिनल्यू ने किया था और इसे जिया तरंग आंदोलन कहा जाता है। ठीक। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। किसका हिस्सा था भाई? सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। बी राइट आंसर हो जाएगा। दिसंबर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में चौकीदारी टैक्स के विरोध में प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शनकारियों ने दमन चक्र की परवाह नहीं की। अगले महीने बेगूसराय में स्वतंत्रता दिवस के लिए एकत्रित भीड़ में भारी संख्या में ग्रामवासी आकर सम्मिलित हो गए और उपमंडल अधिकारी को एक गड्ढे में धकेल दिया गया। गोलीबारी किए जाने के बाद ही वहां से वो हटे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, किस चीज़ को महत्व दिया था? रचनात्मक कार्यक्रम को। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजनोत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय किया। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का भी प्रकाशन किया। तो आता है कि हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका किसने निकाली थी? तो गांधी जी ने निकाली थी। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो पटना से संबंधित है। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन महिलाओं में सरला देवी, प्रभावती देवी, राजवंशी देवी, सुनीति देवी, राधिका देवी प्रमुख हैं। प्रभावती देवी पटना की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। अब यहाँ गांधी इरविन समझौते के ऊपर जो है प्रश्नोत्तर किए जाएंगे। देखिए, गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। एकदम सही बात है, ए राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने फरवरी 1931 में वायसराय लॉर्ड इरविन से भेंट की और उनकी बातचीत 15 दिनों 8 बार वार्ता तक चली, जिसके परिणामस्वरूप 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। वस्तुतः प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी और यह समझौता मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए ही हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था उसमें ना तो गांधी जी ने भाग लिया था ना कांग्रेस ने भाग लिया था। हाँ, तीनों गोलमेज सम्मेलन में जिसने भाग लिया वो डॉक्टर अंबेडकर साहब हैं। ठीक, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, प्रश्न आया भी है। गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था, ये आपको बताना है। देखिए, पहला क्या है? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना है, तो था ही, तो पहला आपका हो जाएगा। दूसरा क्या है कि असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, तो ये भी बात सही है। पुलिस की जातियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति, ये नहीं था। केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था, तो 1, 2, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिन पर हिंसा का आरोप था उनकी रिहाई की बात नहीं की गई थी, ये चीज़ आप याद रखेंगे। यहाँ सारी चीज़ आप देख सकते हैं। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? तो 1931 में हुए थे। ठीक, 5 मार्च 1931 डेट के साथ आप याद रखेंगे। ठीक, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ। इस समझौते के अनुसार गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई थी और सभी युद्धबंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था को रिहा करने का आदेश हुआ। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार, समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति दी गई थी और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। परंतु इस समझौते ने जनता को निराश किया क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी न दी जाने की जनता की मांग को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। गांधी इरविन समझौता हुआ था तो 5 मार्च 1931 को हुआ था और 5 मार्च 1931 को कौन सा समझौता हुआ? तो भाई गांधी इरविन समझौता होता है। निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया गया है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है स्थगन किया गया है। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है?
तो तेज बहादुर सप्रू ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन्होंने। सविनय अवज्ञा आंदोलन के विस्तारित होते स्वरूप को देखते हुए वायसराय इरविन ने देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया और तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर के प्रयत्नों से गांधी एवं इरविन के मध्य फरवरी 1931 में दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई। 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता हुआ जो गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी जी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी। गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी? तो तेज बहादुर सप्रू ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? तो सरोजिनी नायडू ने कहा था। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? तो एलन कैम्पबेल जॉनसन ने कहा था। इरविन के जीवनीकार एलन कैम्पबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार, कॉन्सोलेशन प्राइजेस और इरविन के एकमात्र आत्मसमर्पण के रूप में बातचीत के लिए सहमत होने को कहा था। ये आप समझ सकते हैं। अब यहाँ कांग्रेस के कराची अधिवेशन के ऊपर प्रश्नोत्तर किए जाएंगे। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? तो वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। 1931 की बात है। गांधी इरविन समझौते दिल्ली समझौते को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 26 से 31 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए। इसी अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं मर सकता है। यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया था। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूपित किया था तथा M.N. राय ने इसमें सहयोगी की भूमिका निभाई थी। ठीक, तो ये आप बात याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था? तो S.C. बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर सही कोट चुनिए। देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो होता है वो 7 सितंबर 1931 से स्टार्ट होता है। ठीक, 7 सितंबर 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन आपका 26 से 31 मार्च 1931 तक चलता है। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च को होती है 1931 में और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। तो सबसे पहले यही हो रहा है, तो यही इसी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 5 मार्च सबसे पहले, फिर 23 मार्च है, फिर 26 से 31 मार्च है, फिर 7 सितंबर है, तो इसी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। गांधी इरविन समझौता की बात करें भाई तो 5 मार्च 1931 को होता है, जाहिर सी बात। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931 होता है। ठीक, और ये 23 मार्च 1931 को होता है। ये आपका 1932 में जाएगा, तो ये तो एकदम लास्ट में होगा। 4 लास्ट में आपका बी और डी में है, तो इसी में से होगा फिलहाल। तो 5 मार्च, 26 मार्च, 31 मार्च, तो 5 के बाद आपका 23 आएगा, क्योंकि 5 मार्च के बाद 23 मार्च ही तो आएगा, फिर 26 मार्च आएगा, जाहिर सी बात है। सभी 1931 की बात चल रही, तो 1, 3 और 2, 4 हो जाएगा। 1, 3, 2, 4 आपका डी में, डी राइट आंसर हो जाएगा बस। अब यहाँ गोलमेज सम्मेलन के ऊपर प्रश्नोत्तर किए जाएंगे। देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो मोहम्मद अली ने, मौलाना मोहम्मद अली ने भाग लिया था। ए राइट आंसर हो जाएगा। 10 जून तथा 24 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट 2 भागों में प्रकाशित हुई। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक, परंतु इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो ये आप देख सकते हैं। फिलहाल तेज बहादुर सप्रू थे और श्रीनिवास शास्त्री थे, मोहम्मद अली, जो गांधी समझौते में मेन मुखिया थे, फजलुल हक थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, होमी मोदी थे, M.R. जयकर, मुंजे भीमराव अम्बेडकर, सुंदर सिंह मजीठिया लोग थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो यह 1930 में आयोजित हुआ, एकदम सही बात है। इससे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, सही बात है।
इसका आयोजन लंदन में हुआ, ये भी सही है। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिभाग किया नहीं किया था, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो केटी पॉल ने किया था। जो भारतीय ईसाई थे उनका प्रतिनिधित्व आपके केटी पॉल ने किया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ 1930 में हुआ है, तो ये आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो आपके महात्मा गांधी ने लिया था, सरोजिनी नायडू ने लिया था और मदन मोहन मालवीय ने भी लिया था। मौलाना आज़ाद ने नहीं लिया था। सी राइट आंसर हो जाएगा। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। इनके अलावा सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। एनी बेसेंट ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था और गांधी जी के साथ उनके सचिव महादेव देसाई, प्यारेलाल, मीराबेन और देवदास गांधी भी लंदन गए थे। सोचे हम भी चलो घूम आते हैं, समझिए बात को। इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, तो महादेव देसाई, प्यारेलाल नैयर, मदन मोहन मालवीय ने लिया था, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिया था। निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित थे। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन ए है कि जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। गलत बात है, महात्मा गांधी ने किया था। गांधी इरविन समझौते में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था, तो ये भी सही है, ये सही है। कारण सही है, कथन गलत है, तो ये आप देख सकते हैं। तो ए सही है आपका, ए गलत है और आर सही है, डी राइट आंसर हो जाएगा। यूपी आर प्री में आया हुआ प्रश्न है। गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत की थी, तो भाई द्वितीय वाले में की थी, केवल द्वितीय में। ठीक, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे, वो ठहरे थे कहाँ, किंग्सले हॉल में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। गांधी जी SS राजपुताना नामक जलपोत से लंदन पहुँचे तथा वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज से गए थे उसका नाम क्या था, SS राजपुताना। निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, बी राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था। यह सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया। किन गतिरोधों के कारण सम्मेलन 1 दिसंबर को समाप्त घोषित कर दिया गया। गांधी जी को लंदन से खाली हाथ वापस आना पड़ा। स्वदेश पहुंचने पर गांधी जी ने कहा, यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया, उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे, तो लंदन से लौटे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा है, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह सफल रहा। दलित नेता भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। अंततः सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर गतिरोध के कारण यह सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को समाप्त घोषित कर दिया गया। उस भारतीय का क्या नाम है जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो BR अम्बेडकर ने। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो BR अम्बेडकर ने, सी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है कि 1930-32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों का प्रायः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेखित किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा, क्योंकि इनमें से 2 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एक ही टाइप के गोलमेज सम्मेलन थे, बस उनका रूपांतरण अलग अलग तरीके से किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर जिन भारतीय दलों ने भाग लिया उन्होंने पूरे भारत का नहीं, वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व किया। ये भी गलत हो जाएगा आपका।
ब्रिटेन की लेबर पार्टी सम्मेलन के बीच से हट गई थी और सम्मेलन की कार्रवाई पक्षपातपूर्ण हो गई, ये भी गलत है। ये 3 अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई, एकदम सही। मतलब 3 अलग अलग सम्मेलन नहीं थे कि यहाँ प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज, ये एक ही सम्मेलन थी लेकिन अलग अलग सत्रों में संपन्न हुई। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन वस्तुतः 3 अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई। एक ही सम्मेलन के 3 सत्रों को 3 अलग अलग सम्मेलन कहा जाना गलत होगा। ठीक, गोलमेज सम्मेलन भारत में राजनीतिक सुधारों तथा साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर वार्ता के लिए बुलाया गया था। निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया है? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का किया है, जो कि देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया। ठीक, और फिर दूसरा वाला जो है 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 और तीसरा 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो तीसरा वाला हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? ठीक, तो प्रथम में भी नहीं लिया था और तृतीय में भी नहीं लिया था, द्वितीय में लिया था। तो उपयुक्त में से एक से अधिक है, इसलिए ई राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी, एकदम सही बात है। पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध भी रखे थे, ये भी सही बात है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी। कांग्रेस ने प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। पूना पैक्ट में प्रावधानित था कि स्थानीय निकायों के चुनाव या लोक सेवाओं की नियुक्ति के लिए दलित वर्गों के सदस्यों के लिए कोई निर्बंधन आरोपित नहीं किए जाएंगे और इनमें दलित वर्गों के उचित प्रतिनिधित्व के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस प्रकार आप समझ सकते हैं सारी चीज़ें और यहीं पर विश्राम लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास आपकी आएगी, तो मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।